नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल मिस शेखावाटी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी कि इस चैनल में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी शेखावाटी की जो धरोहर है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज की जैसे हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने चूरू दर्शन की बात है। चूरू दर्शन को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चूरू ज़िला जो है, जिला मुख्यालय माना जाता है और जो मरुस्थल के 12 ज़िले हैं उनमें चूरू भी सबसे प्रमुख है। तो चूरू के अंदर ऐसी क्या खास बात है, चूरू की स्थापना कब हुई, कैसे चूरू एक जिला मुख्यालय बन गया और क्यों लोग चूरू की तरफ आकर्षित होते हैं, चूरू में ऐसा क्या क्या विकास हुआ, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो कम्प्लीटली तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक जो बिंदु है उनके बारे में आज हम देखते हैं कि चूरू में क्या क्या हमें देखने लायक चीज़ें मिलती हैं चूरू में। तो सबसे पहले बात करें हम चूरू की स्थापना, चूरू ज़िले की स्थापना या चूरू शहर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। तो चूरू की स्थापना जो है अपने अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया संवत 1677, संवत 1677, विक्रम संवत 1677 अक्षय तृतीया के दिन, या अगर हम ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो 4 मई 1620 के दिन, 4 मई 1620 के दिन चौधरी चुहरू जाट ने चूरू शहर को बसाने की शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने ही चूरू में अपनी एक झोपड़ी बनाई थी और उसके आसपास धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और इस तरह से आज का जो चूरू है वो आप सबके सामने है। तो आज हम इसमें कुछ एक जो चूरू की महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। बहुत कुछ है चूरू में देखने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हमें अभी मिले हैं वो हमने लिए हैं। आगे हम इसमें लगातार चर्चा करेंगे, पूरी शेखावाटी के बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं चूरू में धर्म स्तूप के नाम से जाने जाने वाले लाल घंटाघर की, जिसको आम लोग आम भाषा में लाल घंटाघर कहते हैं, जबकि उसका नाम धर्म स्तूप है। वो लाल पत्थरों से बना है इसलिए उसको लाल घंटाघर कहते हैं। अब धर्म स्तूप इसको क्यों कहा जाता है, कभी मौका मिले तो ध्यान से उसको जाकर देखना कि उसके अंदर जो मूर्तियां बनी है, उसके ऊपर जो चित्रकारियां की गई है, उसमें सभी धर्मों को शामिल किया गया है। जितने भी धर्म अपने देश में रहने वाले हैं, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है और बौद्ध भी है। सभी धर्मों के प्रतीक चिन्हों को उसमें शामिल किया गया, इसलिए उसका नाम पड़ा धर्म स्तूप। और कहा जाता है कि यही वो ऐतिहासिक स्थल है जो स्वतंत्रता की लड़ाई का साक्षी भी बना। कैसे कि यहाँ पर देश के आज़ाद होने से पहले ही स्थानीय लोगों ने तिरंगा फहरा दिया था। ऐसा माना सुना जाता है कि सबसे पहले जो आज़ादी का तिरंगा लाल किले पर बाद में फहराया गया था, उससे पहले धर्मस्तूप पर चूरू के स्थानीय लोगों द्वारा फहरा दिया गया था। तो ये है अपने धर्मस्तूप का इतिहास, इसीलिए इसको धर्मस्तूप कहा जाता है। दूसरी बात करें हम सेठानी का जोड़ा, जो कि अपने सरदार शहर रोड पर स्थित है। अब सेठानी का जो जोड़ा है उसके पीछे वैसे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही सुंदर रमणीक पर्यटन स्थल है। अगर प्रशासन की तरफ से उसकी सार संभाल और ज़्यादा अच्छी हो जाए तो देखने लायक मनोरम पिकनिक का स्थल वो बन सकता है। सेठानी के जोड़े के बनाने के पीछे एक छोटी सी घटना है। क्या है कि चूरू के नगर सेठ द्वारा बनवाया गया पीथाना जोड़ा, जो कि अपने गोगा जी के मंदिर के पास है पीथाना जोड़ा। वहाँ क्या होता है कि जो ये सेठ थे, सेठानी का जोड़ा बनवाने वाले जो सेठ थे, इनकी जो पत्नी थी सेठानी, वो भी उसी पीथाना जोड़े पे नहाने के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस जोड़े का निर्माण जिस सेठ ने करवाया था, उनकी पत्नी वहाँ थी और ये सेठानी जी भी वहाँ पहुँच गए। तो जिन्होंने निर्माण करवाया था वो सेठानी जी बोली कि जोहड़े का निर्माण मेरे पति ने करवाया है, तो इसमें नहाने का पहला हक मेरा है। और यही बात सेठानी जी को चुभ गई। घर आई और आकर जिद की अपने पति से कि मुझे भी चूरू में ही उससे सुंदर जोड़ा चाहिए। और सेठानी जी की जिद का परिणाम
चूरू वालों को तोहफे के रूप में मिला, जिसको आज हम सेठानी के जोहड़े के नाम से जानते हैं, जिस पर बहुत सी राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। बहुत ही शानदार जगह है। हम चूरू में रहते हैं तो हमें एक बार उसको अवश्य देखना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंद्रमणि पार्क की तरफ। आप देख सकते हैं कि इंद्रमणि पार्क जो है शहर के हृदय स्थल पर बसा हुआ, हृदय स्थल पर बनाया गया बहुत ही सुंदर शांत वातावरण के अंदर एक बहुत शानदार पार्क है। इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, 5 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 5 रास्ते यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पार्क के अंदर प्रवेश कर जाते हैं आपको एहसास भी नहीं होता कि आप शहर की इतनी भीड़ भाड़ के बीच, इतने शोर शराबे के बीच हैं। सुबह शाम यहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी घूमते हुए देखे जा सकते हैं। तो शहर के बीचों बीच ऐसे पार्क का होना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। आगे हम बढ़ते हैं नेचर पार्क, जो कि चूरू को बहुत बहुत बड़ी देन है पिछली सरकार की, हम कह सकते हैं। नेचर पार्क जो है अपने आप में चूरू के लिए गौरव की बात है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो मरुस्थल प्रदेश का पार्क है वो माना जाता है जैसलमेर का आपका मरुद्यान, और मरुद्यान के बाद में पूरे राजस्थान में एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये जो नेचर पार्क है ये 2 नंबर पे आता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि चूरू में नेचर पार्क जैसी उपलब्धि हम लोगों के लिए हुई है। तो इसका भी फायदा क्या है कि आसपास की जो कॉलोनियां बसी है उन बच्चों के लिए एक तो खेलने की जगह हुई है, योगा सिस्टम इसमें शुरू किया गया है, इसमें जिम्नेजियम शुरू किया गया है। तो जो लोग भी यहाँ सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं वो अपना अनुभव इसमें बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा भी हम लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, उससे आगे हम बढ़े जो चूरू का स्टेडियम, चूरू ज़िला स्टेडियम भी अपने आप में एक अनूठी पहचान लिए हुए हैं। आप सब लोगों को पता होगा, खास करके जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है चूरू का स्टेडियम, क्योंकि चूरू पे अभी जो दौड़ का, जो रन का ट्रैक बना है वो 1 नंबर पे आया है पूरे अपने राजस्थान में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो भी अपने ट्रेनिंग करने वाले हैं, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग करने वाले युवा वर्ग हैं या फिर जो खिलाड़ी वर्ग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट साबित होगा, क्योंकि उस पे जब ये दौड़ेंगे तो इनकी जो रफ्तार है वो अपने आप ही बढ़ेगी। उस पे मतलब जंपिंग ट्रैक है वो एक तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी सुबह शाम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनकी भीड़ वहाँ लगी रहती है। ठीक है, और उससे आगे हम बढ़े, अगली जो चूरू की धरोहर है बाबूसा मंदिर। बाबूसा मंदिर शहर के बीचों बीच बसा हुआ मंदिर है, जो कि पूनिया कॉलोनी और आपके ओम कॉलोनी दोनों को जोड़ते हुए बीच में है बाबूसा मंदिर जो कि बालाजी का मंदिर है, ये भी बहुत शानदार बना हुआ है। और इसके अलावा बिसाऊ रोड पर कैरियर कॉलेज के पास आप देख सकते हैं कि बाबूसा महाराज की कितनी बड़ी मूर्ति है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल आज बन चुका है। यहाँ पर भी बाबूसा मंदिर की हम बात करें तो यहाँ क्या है कि कलकत्ता, बॉम्बे तक से लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं। अपनी जो मन्नत पूरी होती है तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी बाबूसा की जो आराधना है वो करने के लिए आते हैं। बहुत विश्वास है बाबूसा महाराज में लोगों का, तो इनकी भी काफ़ी मान्यता यहाँ पर बढ़ चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। बहुत आश्चर्य होगा आप लोगों को जानकर कि चूरू का स्वर्ण मंदिर, चूरू में भी स्वर्ण मंदिर है, एकमात्र स्वर्ण मंदिर जो आसपास के आपके शेखावाटी में सिर्फ चूरू में है, जिसे चूरू का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। और कहाँ है ये? अपने मेन मार्केट गुदड़ी बाजार में स्थित है, जिसे हम जती जी का उपासरा के नाम से जानते हैं, जहाँ आयुर्वेद की दवाइयाँ दी जाती है। उसी वैद्य औषधालय के पास में एक ये छोटा सा मंदिर है। हालांकि मंदिर पुराना बना हुआ है, कम से कम भी है तो ये मंदिर 500-700 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को जब देखते हैं तो इस मंदिर के अंदर क्या है, सोने की नक्काशियाँ पूरी छत पर, दीवारों पर आपको सोने की पेंटिंग की हुई दिखाई देती है। और सबसे खास बात, ये मंदिर जो स्वर्ण मंदिर है चूरू का, पूरी साल में सिर्फ एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन खुलता है। तो ऐसे मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त करना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चूरू में रहते हैं। जब हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे कि हमारे चूरू में क्या है। तो ध्यान रहे, स्वर्ण मंदिर चूरू में भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करें सेवा समिति। सेवा समिति
हम जब गढ़ के पास खड़े होते हैं और सफ़ेद घंटाघर की तरफ अगर हम देखें तो अपने सीधे हाथ की तरफ एक लाल पत्थरों से बनी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे नीचे जिसमें वाचनालय वगैरह भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहाँ लोग न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं। तो जो सेवा समिति है, कैसे बनी वो सेवा समिति, क्या इतिहास था उस सेवा समिति का, क्यों बनाई गई वो सेवा समिति। क्या होता है कि अपने चूरू में स्वामी गोपाल दास जी हुए थे, तो गोपाल दास जी और जो चूरू के जो ठाकुर थे उस समय शिव सिंह जी, उनकी किसी बात पे बहस हुई। ठाकुर ने कहा ठाकुर तो ठाकुर होते हैं, आम जनता की क्या। हमेशा से होता आया है कि राजा ने कभी प्रजा को अपने बराबर नहीं गिना, राजा ये भूल जाता है कि उसको राजा बनाने वाली भी प्रजा ही है। यही बात स्वामी गोपाल दास जी को चुभी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जन धन इकट्ठा किया, उन्होंने जन संग्रह किया, चंदा इकट्ठा किया और सेवा समिति खड़ी कर दी। सेवा समिति जन सहयोग से खड़ी हुई और खास बात क्या थी इस सेवा समिति में कि गढ़ से इसकी जो ऊंचाई है वो 1.25 फीट ऊंची है। ये संदेश दिया गया ठाकुर को प्रजा की तरफ से, क्या कि जनता हमेशा ही राजा से ऊपर होती है, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। जनता सर्वोपरि होती है, जनता चाहे तो राजा बना सकती है और जनता चाहे तो अपने राजा को 1 मिनट में बदल भी सकती है। तो सेवा समिति का इतिहास अपने आप में बहुत अनूठा उदाहरण है और सेवा समिति के पास में ही सबको सर्वविदित, सब जानते हैं, चूरू का गढ़ स्थित है। चूरू के गढ़ के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, चूरू के गढ़ के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं लोग। सबसे खास बात तो चूरू के गढ़ के बारे में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है चूरू का गढ़। एकमात्र ऐसा गढ़ आज तक के इतिहास में जहां से चांदी के गोले दुश्मन को भगाने के लिए चलाए गए थे। दुश्मन को भगाने के लिए चांदी के गोले इसी गढ़ से चले थे। क्या हुआ कि उस समय बीकानेर के जो राजा थे, उस समय चूरू के ठाकुर शिव सिंह ही थे। बीकानेर के शासक चाहते थे कि चूरू वाले हमारे अधीन आ जाए, लेकिन चूरू के ठाकुर इसके लिए तैयार नहीं थे। तो बीकानेर वालों ने क्या किया, गढ़ के चारों तरफ अपने घेरा डाल दिया। अब गढ़ की दीवारें, हालांकि अपने 9 बुर्ज हैं चूरू के गढ़ में, उस समय इतना वो नहीं था, तो वो घेरा डालकर पड़े रहे। अब चूरू के जो गढ़ वाले थे, चूरू के जो ठाकुर थे, उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाता है। क्या करें, कैसे भगाए उनको। इसलिए उन्होंने क्या किया कि गढ़ के अंदर जितने भी उनके पास चांदी के जेवर थे उन सबको पिघलाकर चांदी के घोड़े बनाए और फेंक फेंक के मारा गया था। इसीलिए विश्व प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध एकमात्र चूरू का गढ़, जहां से चांदी के गोले दुश्मन को भगाने के लिए चलाए गए थे, अपने आप में एक अनोखा उदाहरण चूरू वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, चूरू में ऐसे गढ़ का होना। अगली बात हम करें पोदारों की छतरी। वैसे तो चूरू में बहुत छतरियां हैं और छतरियों का अपना अपना इतिहास है। छतरियां राजवंशों ने भी बनवाई, इसके अलावा छतरियां अलग अलग व्यापारी वंशों ने भी, वैश्य वंशों ने भी अपनी अपनी छतरियां बनवाई थी। जो पोदारों की छतरी है वो आपको जो पुराना श्याम मंदिर है उसके जस्ट पीछे की साइड में है। आप देख सकते हैं कि पोदारों की जो छतरी है वो पोदार बणियों ने बनवाई थी। उसके नीचे अगर हम जाएं, छतरियों में नीचे की तरफ बहुत बड़ा भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, पूरा शिव परिवार उसके अंदर है। इसके अलावा जैसे धार्मिक कर्म कांड या जैसे हम देखें कि भजन भाव, सत्संग वगैरह इन छतरियों में लगातार होते रहते हैं और इन छतरियों की सार संभाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या है कि हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, वो हम आने वाली पीढ़ियों को भी हम बता सकें कि ऐसी हमारी स्थापत्य कला थी। अगर इन छतरियों की स्थापत्य कला आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी शानदार तरीके से वो छतरियाँ बनाई गई थी। इतना समय बीत जाने के बाद भी इन छतरियों में, इन हवेलियों में दरारें भी नहीं आती। पता नहीं किस तरह का मटेरियल उन लोगों ने इस्तेमाल किया था कि आज तक उनका रंग भी फीका नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी छतरियाँ और हवेलियाँ चूरू की शान है। उससे आगे हम बढ़े, अगर हम तारानगर रोड की तरफ जाते हैं, तारानगर रोड पे अगर हम जाएं तो भानीनाथ जी का मठ, बहुत ही सुंदर जगह, मन को शांति देने वाली जगह है। पेड़ों की कटिंग इतनी शानदार की जाती है यहाँ पर कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और जैसे ही मठ के अंदर पहुँच जाते हैं तो दुनिया की सारी चिंता फिक्र अपने आप ही गायब हो जाती है वहाँ। यहाँ रहने वाले जो साधु योगी हैं वो शहर का भ्रमण भी करते हैं। इसके अलावा
वहाँ आप जाओ तो ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों से बातचीत नहीं करते, वो आप लोगों से बातचीत भी करते हैं। और भानीनाथ जी ने इस मठ की स्थापना की थी। भानीनाथ जी ने मठ की स्थापना की। आप देख सकते हो कि इस मठ के अंदर जब आप जाओगे तो जो यहाँ पर मठाधीश हुए थे, बड़े बड़े जो नाथ हुए थे चूरू के अंदर, उनके आपको आदमकद मूर्तियाँ दिखाई देंगी। मूर्तियाँ वैसी की वैसी बनी हुई है, उनको देखकर एक बार भी ऐसा लगता है कि ये हकीकत में बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी मूर्तियाँ जैसे अभी ये बोलकर बताएंगे। ऐसी रमणीक जगह चूरू के लिए बहुत गौरव की बात है। और सबसे बड़ा गौरव जो आज की तारीख में चूरू के लिए है वो है अपना मेडिकल कॉलेज। बहुत ही गर्व की बात, बहुत अच्छा एहसास होता है जब ये पता चलता है कि अपने चूरू में मेडिकल कॉलेज। क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट का मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है। भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई आदमी उस तरीके से हो। कोई मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको बाहर नहीं जाना पड़े, उसको अपने घर से, अपने परिवार से दूर नहीं जाना पड़े। चूरू में मेडिकल कॉलेज, तो आसपास के जितने भी अपने और ज़िले हैं, आपके सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, वहाँ तक से स्टूडेंट्स यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के साथ साथ ही क्या है कि यहाँ पर अब मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जाती है कि इसी मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में अपने देश को बहुत ही अच्छे और बढ़िया डॉक्टर हमारे देश को मिलेंगे। तो आज के लिए चूरू दर्शन इतना ही। आगे आपको चूरू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ है हमारे चूरू में देखने के लिए। इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और आगे अगर चूरू की जानकारी लेने के लिए आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।